गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको पाठ 28 अनुच्छेद लेखन के बारे में पढ़ाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि अनुच्छेद लेखन है क्या चीज। किसी विषय पर निर्धारित किए गए शब्दों वाले वाक्यों के व्यवस्थित समूह को अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। अनुच्छेद लेखन गद्य की एक लघु विधा है। अनुच्छेद में दिए गए विषय पर संबंधित सामग्री को सीमित शब्दों में लिखना चाहिए। अनुच्छेद लेखन किसी विषय पर निर्धारित शब्दों वाले वाक्यों के व्यवस्थित समूह में अपने विचार लिखना अनुच्छेद लेखन कहलाता है। अनुच्छेद लेखन कहलाता है। और अनुच्छेद लेखन जो है वो गद्यांश की एक छोटी विधा है, यानी कि छोटे तौर पर उसे लिखते हैं। जितना विषय वस्तु जो टॉपिक मिला है उस टॉपिक पर ही सारी बातें लिखते हैं, कहीं इधर उधर की बातें नहीं लिखते। जो संक्षेप में लिखा जाता है वही अनुच्छेद कहलाता है। अब देखिए, अनुच्छेद लेखन लिखते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुच्छेद लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, कौन से? नंबर 1, अनुच्छेद लिखते समय सरल तथा नंबर 1 हो गया आपका सरल तथा स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सरल तथा स्पष्ट भाषा हो। ठीक, फिर नंबर 2, निर्देशित संकेत बिंदुओं के आधार पर यानी जो संकेत आपको दिए गए हैं शब्दों के निर्देशित संकेत बिंदुओं के आधार पर विषय को विस्तार देना चाहिए। ठीक, यानी कि जो संकेत बिंदु आपको दिए गए हैं उसी संकेत बिंदु के आधार पर ही आप उस विषय को लिखेंगे, उससे अलग हटकर नहीं। फिर वाक्य सरल और अर्थपूर्ण हो, है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपने अनुच्छेद में जो है वो अर्थहीन वाक्य लिख दिया। वाक्य सरल और अर्थपूर्ण होना चाहिए। उस वाक्य का कोई ना कोई अर्थ जरूर निकले। ठीक, फिर
नंबर 4, अनुच्छेद तय शब्द सीमा के अनुरूप ही लिखा जाना चाहिए। अनुच्छेद जो है तय माने जो निर्धारित किया गया है, तय शब्द सीमा के अनुरूप हो। तय शब्द सीमा का क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको दिया गया है कि 50 मार्क्स का एक अनुच्छेद लिखिए, तो उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ, के अनुरूप हो। ये हो गया आपका अनुच्छेद। क्या क्या? सबसे पहले सरल तथा स्पष्ट भाषा हो। नंबर 2, निर्देशित संकेत बिंदुओं के आधार पर विषय को विस्तार देना चाहिए। जो आपको संकेत बिंदु दिए गए हैं, मान लिया एक विषय आपको दे दिया गया परोपकार, अब उस पर संकेत बिंदु लिख दिया गया। परोपकार क्या है, परोपकार का क्या महत्व है, परोपकारी व्यक्ति कैसे होते हैं, ये संकेत बिंदु आपको दे दिए गए। अब उसी संकेत बिंदु के आधार पर ही आपको अनुच्छेद लिखना है। वाक्य सरल और अर्थपूर्ण हो। वाक्य जो है वो सरल हो, जो सबकी समझ में आए, और प्रत्येक वाक्य का कोई न कोई अर्थ अवश्य निकलना चाहिए। अनुच्छेद तय शब्द सीमा के अनुरूप हो। जितना बताया गया है कि इतने जो है उसका अनुच्छेद लिखिए, तो आपको उतने ही रूप का अनुच्छेद लिखना आवश्यक है। अब जैसे मान लिया हमने आपको बताया परोपकार, अब देखिए कितने छोटे अनुच्छेद आप लिखेंगे। सबसे पहले प्राचीन जीवन, वर्तमान काल का मानव, परोपकारी मनुष्य और मानव का आदर्श। परोपकार शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, पर तथा उपकार, जिसका अर्थ है दूसरों पर उपकार। परोपकार एक श्रेष्ठ गुण है। प्राचीन काल में प्रत्येक मनुष्य परोपकार को अपना परम कर्तव्य समझता था। यही कारण है कि प्राचीन काल का समाज सुख और शांति से परिपूर्ण था। वर्तमान काल में मानव मात्र के हृदय से परोपकार की भावना समाप्त होती जा रही है। मनुष्य के हृदय से परोपकार की भावना जो है वो पूरी तरीके से समाप्त होती जा रही है। क्यों? क्योंकि मनुष्य आज स्वार्थी ज्यादा हो रहा है, वह अपने विषय में ज्यादा सोचता है, न कि और लोगों के विषय में। आज मनुष्य केवल अपने सुख तथा सुविधाओं की चिंता करता है, दूसरों की नहीं। किसी मनुष्य के हृदय में जब परोपकार का समावेश होता है, तो उसके साथ साथ न जाने कितने और गुण उसके हृदय में प्रविष्ट हो जाते हैं। परोपकारी मनुष्य दूसरों को सुख शांति तो पहुंचाता ही है, वह स्वयं भी संसार में अमर हो जाता है। तुलसीदास ने कहा है कि दुष्ट जनों की बातों पर ध्यान न देते हुए संत जन मानव हित जन्म लेते हैं तथा उन्हीं के लिए मरते हैं। भारतीय संस्कृति के अनुसार यही मानव का आदर्श है। कहा भी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, यानी कि परहित, दूसरों के हित करने से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, अर्थात दूसरों पर उपकार करने से बड़ा कोई धर्म नहीं है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो ये हो गया परोपकार। इतने कम, मतलब एक पैराग्राफ के अंतर्गत, एक अनुच्छेद के अंतर्गत जो है परोपकार के विषय में सारी बातें समझ में आ गई हैं। अब हम आपको पाठ 29 डायरी लेखन के बारे में बताने जा रहे हैं। ये सब बहुत छोटे छोटे हैं, जो है आपके क्लास की ये पाठ, इस वजह से जो है वह ये हो गया आपका पाठ 29 अनुच्छेद 28 अनुच्छेद लेखन। अब ये हो गया पाठ 29 डायरी लेखन। डायरी लेखन बहुत से व्यक्तियों की ये आदत होती है कि वह दिन भर की घटनाओं को अपनी दिनचर्या में जो भी घटनाएं उसके घटती हैं या जो चीजें उसको बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं, चाहे अच्छी लगे या बुरी लगे, वह जो है एक डायरी तैयार करता है और उस डायरी में उसे लिखता है। तो डायरी लेखन क्या है? अपने साथ दिन भर में घटी घटनाओं को संक्षेप में लिखना डायरी लेखन कहलाता है। क्या है? अपने साथ दिन भर में घटी घटनाओं को संक्षेप में लिखना
संक्षेप में लिखना डायरी लेखन कहलाता है। संक्षेप में लिखना क्या कहलाता है? डायरी लेखन कहलाता है। ठीक, जो भी हमारे साथ दिन भर में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन्हें जो है छोटे तौर पर लिखना वह क्या कहलाता है? डायरी लेखन। अब दैनिकी अर्थात प्रतिदिन होने वाली घटनाओं का संक्षिप्त विवरण। व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों को लंबे समय तक याद रखने में डायरी लेखन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब डायरी लिखते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, ये बात भी जानना बहुत ही जरूरी है। डायरी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक। कौन कौन सी बातें? जब हम डायरी लिखते हैं तो हमें कौन कौन सी बातें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। नंबर 1, डायरी प्रतिदिन सोने से पहले, है ना, जब हम सोते हैं उससे पहले, सोने से पहले लिखनी चाहिए। सोने से पहले क्यों? क्योंकि जब हम सो जाते हैं उसके बाद जो कोई घटनाएं नहीं घटती, जो भी घटनाएं घटी होती हैं वो दिन भर में घटी होती हैं। तो दिन भर की घटित घटनाएं हम जब लास्ट में सोने जाते हैं तब हमें लिखना चाहिए। पृष्ठ पर सबसे ऊपर, है ना, पृष्ठ पर सबसे ऊपर तिथि अवश्य डालना चाहिए, है ना। हमें तारीख जरूर डालनी चाहिए, तभी ये पता रहेगा कि हमारे साथ कौन सी घटनाएं किस दिन घटित हुई थी। ठीक, फिर उसके बाद आता है आपका नंबर 3, डायरी में लिखा विवरण सत्यता पर आधारित होना चाहिए, काल्पनिकता पर नहीं। डायरी में लिखा विवरण सत्यता पर आधारित होना चाहिए, सत्यता पर आधारित होना चाहिए, काल्पनिकता में नहीं। यानी कि जो सही घटनाएं हैं उन्हीं को लिखना चाहिए, न कि अपनी कल्पनाओं को। फिर दिन में घटी घटनाओं के विवरण के साथ अपने मन में उठे भावों और विचारों का भी उल्लेख करना चाहिए कि उसके प्रति आपके मन में कैसे भाव आए, कैसे विचार आए, इन सब चीजों का भी उल्लेख होना चाहिए। ठीक, अब क्या होता है, सबसे पहले डायरी लिखते समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना आवश्यक है। सबसे पहले डायरी प्रतिदिन सोने से पहले लिखनी चाहिए। दूसरा, पृष्ठ पर सबसे ऊपर तिथि अवश्य डालना चाहिए। डायरी में लिखा विवरण सत्यता पर आधारित होना चाहिए, काल्पनिकता नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने दिन भर में जो भी घटनाएं आपके साथ घटी हैं वो पूरा सत्य घटनाओं का वर्णन जो है डायरी में लिखा होना चाहिए। अब डायरी के लिए क्या है, जैसे कहीं आप गए, अगर मान लिया आप गर्मी की छुट्टियों में कहीं घूमने गए हैं और वहाँ का अनुभव आपको कैसा लगा, जब आप क्या करेंगे, फिर अपनी डायरी साथ लेकर के जाते हैं और वहाँ पर बैठ करके उन सब चीज़ों को लिख डालते हैं। ठीक, इसी प्रकार जैसे मान लिया आपका जन्मदिन है और किसी ने आपको सबसे अच्छा गिफ्ट दिया और वो आपको बहुत अच्छा लग रहा है,
तो उसके विषय में आपने लिख दिया, है ना। कोई दुर्घटना आपने रास्ते में अपने आंखों से देख ली हो जो आप भूल ना पा रहे हो, ऐसी दुर्घटनाओं का वर्णन आपने लिखा, डायरी में किया। फिर कोई आपका नया दोस्त जो आपको बहुत प्रभावित कर रहा है, तो जैसा भी अनुभव आपके जीवन में होता चला आए वैसा जो है आप लिखें। अब हम आपको पाठ 30 पत्र लेखन के बारे में बताने जा रहे हैं, ठीक है। अभी हमने आपको अनुच्छेद लेखन बताया, फिर उसके बाद डायरी लेखन के विषय में बताया, और अब जो है हम आपको क्या बताएंगे, पत्र लेखन, है ना। पत्र लेखन, आज के इस युग में पत्र लिखने का जो है वो प्रचलन बहुत ही कम हो गया है, क्योंकि अब लोग मोबाइल, इंटरनेट, ईमेल, है ना, फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से ही अपने समाचारों का जो है वो आदान प्रदान कर लेते हैं और आपस में लोगों से कुशल क्षेम पूछ लेते हैं। लेकिन जो पत्र है वो बहुत ही प्राचीन है, उसकी महत्ता आज के भी इस युग में समाप्त नहीं हुई है, ठीक है। तो आज हमारे पास दूरसंचार के बहुत से साधन हैं, लेकिन फिर भी हम जो है पत्र को विशेष महत्व देते हैं, क्योंकि पत्र अपने भाव और विचारों को व्यक्त करने का सबसे अच्छा साधन है। पत्र कितने प्रकार के होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पत्र 2 प्रकार के हैं। कौन से? एक अनौपचारिक पत्र, पहला हो गया आपका अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक, इसको आप व्यक्तिगत पत्र भी कह सकते हैं, अनौपचारिक। और दूसरा हो गया आपका औपचारिक, ठीक। एक हो गया अनौपचारिक और दूसरा हो गया औपचारिक। अनौपचारिक के अंतर्गत आपके पारिवारिक पत्र, मित्रों तथा परिचितों को पत्र, निमंत्रण पत्र, शुभकामना बधाई पत्र और शोक पत्र, ये सब सारी चीजें आ जाती हैं। अब देखिए, और अनौपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है, कैसे हम उसको लिखते हैं। सबसे पहले हम शीर्षक या आरंभ, पत्र के आरंभ में पत्र भेजने वाले का पता लिखा जाता है। तिथि, पते के ठीक नीचे पत्र लिखने की तिथि लिखी जाती है। संबोधन एवं अभिवादन, उसके उम्र के अनुसार, जैसे जिसको हम पत्र लिख रहे हैं उनके उम्र के अनुसार उन्हें संबोधित किया जाता है, चाहे वो आदरणीय चाचा जी हो गए, आदरणीय पापा जी हो गए, तो इस तरीके से जैसा भी उम्र है, प्रिय है, मित्र है ना, तो प्रिय मित्र कर दिया हमने। तो इस तरीके से संबोधन के अनुसार उनका अभिवादन करना है। अगर बड़े हैं तो सादा चरण स्पर्श, प्रणाम, है ना। छोटे हैं तो जो है खुश रहो, जीते रहो, आशीर्वाद, तो इस तरीके का अभिवादन करते हैं। उसके बाद जो है विषय वस्तु हम लिखते हैं कि किस विषय में हम पत्र लिख रहे हैं, वो सारी बातें लिखते हैं, और बाद में उसको शुभकामनाएं देते हुए, मंगल कामनाएं देते हुए नीचे अपना नाम लिख करके और परिवार के और सदस्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करके नीचे अपना नाम लिखकर पत्र को समाप्त करते हैं। ये हो गया अनौपचारिक पत्र, जिसमें पारिवारिक, मित्रों, परिजनों, निमंत्रण और बधाई, शुभकामना और शोक पत्र, ये इतने आते हैं। अब इसके बाद आता है आपका अनौपचारिक पत्र, अरे औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र में इस जो है 3 प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? एक हो जाता है प्रार्थना पत्र, दूसरा हो जाता है व्यावसायिक पत्र और तीसरा हो जाता है कार्यालय पत्र। तो जैसे ये औपचारिक पत्र सरकारी कार्यालयों, अधिकारियों, संपादक, प्रधानाचार्य, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लिखे जाने वाले पत्र औपचारिक पत्र कहलाते हैं। इन पत्रों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से? एक प्रार्थना पत्र, दूसरा व्यावसायिक पत्र और तीसरा कार्यालय पत्र। जैसे प्रार्थना पत्र, ये पत्र अवकाश आदि के लिए प्रधानाचार्य को अथवा कहीं आवेदन करने के लिए लिखे जाते हैं। फिर आपका आता है व्यावसायिक पत्र, ये पत्र किसी पुस्तक विक्रेता या व्यापारी आदि को लिखे जाते हैं। फिर आता है कार्यालय पत्र, ये पत्र किसी समाचार पत्र के संपादक या किसी सरकारी विभाग के अधिकारी को शिकायत या सुझाव के लिए लिखे जाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या है। अभी हमने आपको अनौपचारिक पत्र का प्रारूप बताया था कि कैसे उसको शुरू करते हैं।
प्रारंभ, सबसे पहले जब हम प्रारंभ करते हैं तो औपचारिक पत्र का प्रारंभ सेवा में ये लिख करके इन शब्दों के माध्यम से करते हैं, जैसे सेवा में प्रधानाचार्य जी, है ना। फिर उसके बाद विषय लिखते हैं कि किस विषय में, अगर मान लिया आप अवकाश लेना चाहते हैं तो विषय लिखेंगे 2 दिन अवकाश के संबंध में पत्र, ठीक। फिर इसके बाद आप संबोधन लिखते हैं, ठीक है, क्या लिखेंगे, महोदय, है ना। फिर इसके पश्चात पत्र लिखने वाला और प्राप्त करने वाले के लिए संबोधन, जैसे महोदय हो गया, मान्यवर हो गया, श्रीमान हो गया, माननीय हो गया। फिर उसके बाद विषय वस्तु, इसके बाद आपको किस लिए छुट्टी लेना है, किस लिए अवकाश लेना है, इसके विषय में लिखते हैं, है ना। फिर उसके बाद धन्यवाद लिखते हैं। विषय वस्तु की समाप्ति पर आप धन्यवाद या धन्यवाद सहित लिखा जाता है। और अंत में पत्र लिखने वाला समापन शब्द लिखकर नाम एवं पता लिखते हैं तथा सबसे अंत में तिथि लिखी जाती है। औपचारिक पत्रों में अभिवादन नहीं किया जाता। संबोधन एवं समापन शब्दों के लिए महोदय जो है वो हो जाता है भवदीय, है ना, निवेदक, प्रार्थी, आज्ञाकारिणी, विनीत आदि इन सब शब्दों का प्रयोग करते हैं। और अनौपचारिक में आपका भाई, आपका बेटा, आपका पुत्र, इन सब शब्दों का प्रयोग किया जाता है।